जो हूँ क्या कहते हैं, एक ए लेवल ग्रेजुएट हूँ जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है और अब यूनिवर्सिटी में एनरोल हो चुका है। आ, तो मैंने देखा कि अपने टाइम में जब मैं S2 दे रहा था तो काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह आई थी। ठीक है, मतलब हमारे टीचर, खैर हमें टीचर तो अच्छे मिल गए थे। मगर जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह थी वो जब यूट्यूब पे कंसल्ट करने जाते थे तो मुश्किल से ही उसका जवाब मिलता था। तो उसको क्या कहते हैं, मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ जो हूँ क्या कहते हैं, अब S2 की वीडियोस बनाऊंगा और इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा। तो क्या कहते हैं, ये मतलब सीरियस, मतलब क्लासेस तो नहीं है, सीरियस लेक्चर्स होंगे। तो बस आप लोग इसको सुन लिएगा और मतलब जो समझना है फिर कमेंट बॉक्स तो है ही इस काम के लिए, तो वहाँ जो है अपने क्वेरीज वगैरह क्या कहते हैं लिख दीजिएगा, वरना मैं अपना जीमेल एड्रेस जो है वो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए S2 का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें आपको S1 की नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है। तो S1 की नॉलेज चाहिए होगी आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो जो बेल कर्व वाली नहीं होती, तो मतलब वही प्रोबेबिलिटी निकालना और रिवर्स वर्किंग वगैरह भी थोड़ी बहुत आ सकती है। तो S1 की नॉलेज आपकी पक्की हो, सही है। एक ओवरव्यू दे देते हैं ब्रीफ सा। इसमें ये सीन था कि पहले ये था P7, ठीक है, मगर ये 2020 के बाद से टू प्रेजेंट P6 हो गया, सही है। तो ये पहले P7 था, तो 2020 से पहले के अगर आप पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे तो आप P7 देखेंगे, वरना आप जो है P6 देखेंगे, सही है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, 6 to 8 क्वेश्चंस आते हैं और 1 hour 15 मिनट्स का होता है। मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब प्रिडिक्टेबल सा पेपर है, प्रिडिक्टेबल इन द सेंस के एग्जामिनर, मतलब एग्जामिनर ने इसका 2000 से, मतलब अगर आप 2002 का भी पेपर उठाएंगे ना, वही सिलेबस रखा हुआ, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी, मतलब लिटरली कोई चेंज नहीं है। तो क्या कहते हैं, मतलब ना कोई उसकी डेरिवेशंस वगैरह ऐड हुई है, ना कुछ रिमूव हुआ है। अगर आप 2002 का पेपर करें या 2022 का पेपर करें तो आप आराम से कर सकते हैं। कुछ भी जाहिर है, वो सवाल की शायद थोड़ी वर्डिंग वगैरह आगे पीछे कंफ्यूजन कर दे, इस तरह का कुछ कर दे, मगर ओवरऑल जो जहाँ तक कंटेंट की बात है वो मोर और लेस सेम ही रहा है इन 20 सालों में। तो कुछ भी मेजर चेंज नहीं है। तो सिलेबस वाइज तो हमें कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, सही है। बाकी ये मैंने आपको एक नोट बता दिया P7 P6 वाला। और इसके अलावा 1 hour 15 मिनट्स का होता है, 20% ऑफ योर ए लेवल्स होता है। और स्कोरिंग पेपर होता है, मतलब जैसे M1 में जैसे 2020 का याद करें अगर लोग, तो उसमें बिल्कुल ही एक अलग ही सीन कर दिया था ना M1 में। S2 में कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, कि कुछ नया आ गया हो। हाँ जाहिर है थोड़ी बहुत पार्ट्स में कंफ्यूजन होती है, मगर वो सॉल्वेबल होती है। ऐसा नहीं है कि वो M1 वाला हाल हो गया हो 2020 में जैसे हुआ था, सॉरी 2021 में, 2020 कह रहा हूँ, पेपर ही नहीं हुए थे 2020 में, 21 में जो M1 का पेपर आया। खैर, तो आइए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्ट लेते हैं। तो पहले तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं, सही है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है, सही। जैसे हमने एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी। अच्छा, स्टेटिस्टिक्स में बहुत टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, सही है। मतलब लाखों हजारों डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ नॉट लाखों, ठीक है। तो हर डिस्ट्रीब्यूशन का अलग मकसद होता है, हर हर किसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज केस अलग होता है, सही है। हर किसी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर अलग होता है। जैसे जियोमेट्रिक में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, बाइनोमियल में आपका नंबर ऑफ इवेंट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, नॉर्मल के पैरामीटर्स मीन और वेरिएंस होते हैं। तो ये जो है आपके आपके मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हर किसी का अलग वेरिएबल पैरामीटर होते हैं, और हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स, या मतलब वो जो मैं यूज केस कह रहा था ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका सही लफ्ज कह लें एक तरीके से है। तो पहले तो इसकी पहली चीज ये है कि वेरिएबल इज डिस्क्रीट। तो मतलब जो भी हम प्रोबेबिलिटी
जिन वैल्यूज की निकालेंगे ना, जैसे हम बाइनोमियल में क्या करते थे कि बाइनोमियल में पी एक्स इक्वल 6 करते थे ना। कभी हमने ये नहीं किया बाइनोमियल में कि हम पी एक्स इक्वल 6.5 यूज कर रहे हूँ। ये नॉर्मल में होता था, सही है। ये वाली कहानी नॉर्मल में होती थी। ये वाली कहानी बाइनोमियल या ज्योमेट्रिक में होती थी। ठीक है। तो डिस्क्रीट का मतलब है कि जो भी आप जिस भी वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे वो होल नंबर हो, सही है, इंटीजर वैल्यू। नॉन इंटीजर वैल्यू सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उससे उसको मतलब क्या कहते हैं, उससे खेल सकती है, ठीक है, उसको कोप कर सकती है। मगर ये जो पीस जो बाइनोमियल हो गई, ज्योमेट्रिक हो गई, या पॉइजन जो है ए टू की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन सिर्फ ए टू में, बाइनोमियल ज्योमेट्रिक आपकी ए एस की। तो ये जो तीन डिस्ट्रीब्यूशन हैं ये आपकी इंटीजर वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट करती है, सही है। और ये अगर मतलब इसके साथ आप खेल नहीं सकते कि नहीं भाई हम 6.5 के साथ कर सकते हैं, मतलब करने को कर सकते हैं, मगर वो एजम्पशन ही नहीं है इस मॉडल की, तो वो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कभी ट्रू मतलब ट्रू प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, मतलब सही प्रोबेबिलिटी नहीं होगी वो। ठीक है। अच्छा, एवरेज इसका कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका पैरामीटर जो होता है ना, जैसे हमने पढ़ा कि बाइनोमियल में एन पी होता है ना, तो यहाँ जो है पॉइजन जो है, ये हम इस तरह एक कोई भी अगर हम बता रहे हैं कि एक इवेंट है, वो जो है एक्स फॉलोज पढ़ा जाता है। ये जो स्विगली जो डैश है ना, ये एक्स फॉलोज होता है। तो एक्स फॉलोज ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो पी और कैपिटल पी लिखा जाता है और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल हो, और अंदर एक लैम्डा लिखते हैं। ये जो लैम्डा होता है ना, ये आपका होता है एवरेज या मीन कह लें, ठीक है, एक ही बात है। एवरेज और मीन एक ही चीज है, सही है। तो ये जो एवरेज होता है ये कैलकुलेट करके आता है, जाहिर है, सही है। बहुत से आपने रीडिंग्स दी होंगी तो आपने एक एवरेज निकाला होगा। तो ये इसका बेसिकली पैरामीटर होता है, ठीक है। जैसे हम ज्योमेट्रिक का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं नॉर्मल का लिख देता हूँ। जैसे नॉर्मल का होता है हमारे पास म्यू, जो कि मीन होता है, और एस डी का स्क्वायर मतलब वेरिएंस। तो यहाँ जो है हमारे पास ये जो है ग्रीन में, ये हमारी ये नई चीज है, सही है। तो ये आपका पैरामीटर होता है। तो ये जो पैरामीटर होता है ना, इसका होता है एवरेज। और ये एवरेज जो है कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जब भी आप कोई भी नई रीडिंग निकालेंगे, उसका एवरेज जैसे 2 था पहले, तो उसके बाद भी 2 आएगा, तो वो 2 ही रहेगा, ठीक है, कभी चेंज नहीं होगा। ये एजम्पशन है, जाहिर है रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, मगर मॉडल्स में यही होता है कि मॉडल्स तब तक ट्रू होते हैं जब तक उनकी एजम्पशन को कंसिडर किया हो। अगर आप उसको हटा दें, सही है, आप कहें भाई कांस्टेंट नहीं, नहीं एवरेज तो कांस्टेंट नहीं, सही है, मॉडल भी फेल हो जाएगा, फिर आप सवाल वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं कर सकते इस तरह। तो इस तरह आपको एज्यूम करना है कि भाई एवरेज इज कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कि वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट, मतलब कोई ताल्लुक नहीं है जो भी आपका। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना एएस में, कि वो वही 5C2 वाली जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कि हमने नई टाइप की जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। तो उसमें क्या होता था कि मार्बल्स जो हैं वो हम एक बैग में से निकालते थे। तो हम तो जो भी वो निकालने वाला होता था वो उसको वापसी बैग में रिप्लेस नहीं करता था, उसको साइड में रख देता था। तो जो भी नेक्स्ट मार्बल की प्रोबेबिलिटी होती थी वो 9 में से निकलती थी। इसी तरह फिर वो एक निकालते तो फिर 8 में से निकलती थी, 7 से। तो वहाँ जो आउटकम था ना, वो वेरिएबल जो था, या जो मार्बल्स थे वहाँ मार्बल वेरिएबल था, वो डिपेंडेंट था, सही है। मगर पॉइजन में ये होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट, मतलब या तो आप उसको वापसी रिप्लेस करें तो मतलब जो मार्बल्स हैं वो सेम रहे, या मतलब इंडिपेंडेंस मतलब कि कोई भी ऐसी कोई मॉडल में कोई चीज ना हो रही हो जिससे किसी सब्सिक्वेंट जो इनपुट है, मतलब जो भी आने वाला वेरिएबल है उस पे कोई असर है, सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई। और ये रैंडम होते हैं, जैसे बैक्टीरिया की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, या नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं, या नंबर ऑफ प्लेन्स वगैरह, वो जैसे रैंडमली आएंगे, ये नहीं कि एक डिसाइडेड उससे आएंगे, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल, अच्छा खैर, मतलब ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक नॉलेज की नहीं है,
तो इसमें वो नहीं है कि एग्जामिनर पूछेगा ऐसा, ठीक है। पूछ लेगा तो जैसे बायनोमियल एएस में पूछता है, एक आध दफा पूछूंगा, तो बस आप इसमें से एक दो भी याद कर लें इनफ है, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रीन में ये डॉट वाले और ये डॉट वाले, ये अभी आप इसको इग्नोर कर दें। अच्छा, मतलब ये फिर भी एक दफा देख लें, ताकि अभी जो आगे सवाल कराऊंगा उसके उसके लिए आप याद कर लें कि भाई ये नहीं करना। आसान चीज है, ये अगले लेक्चर में डाल दूंगा मैं, सही है। अभी सिर्फ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक्स पर। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि ये डिनोटेड बाय द फॉलोइंग, ये आपका डिनोट करने का तरीका होता है। ये एक्स, और फिर ये एक स्विगली डैश, सही है, और फिर ये पॉइजन, और फिर इसके ब्रैकेट में एक लैम्डा। तो ये आपका एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे बाइनोमियल वगैरह करते हैं। तो वे लैम्डा इज द मीन और एवरेज, सही है। अब यहाँ जो एक्स है ना, ये आपका वेरिएबल है। यहाँ एक्स मतलब अ, अगर वो मांग रहा है कि भाई एक आवर में एवरेज है 6 का, सही है, तो भाई दो प्लेन्स की या दो कार्स पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ एक्स जो है वो डिस्क्रीट रहेगा, सही है, इंटीजर वैल्यू रहेगी। यहाँ कभी भी कंटिन्यूअस या नॉन डिस्क्रीट वैल्यू या नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा, फॉलोइंग आर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है बाइनोमियल जो है ना, ए टू एस में अगर आपने ऊपर, अभी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये अगर आप पढ़ें जरा, ये चीज, ये थोड़ी मतलब नई चीज है, मतलब इनडायरेक्टली रिलेटेड है एस से, मगर फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, और आइडिया होगा ही, मतलब इतना पुराना तो होगा नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ नॉर्मल की नॉलेज लाजमी चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि पॉइजन में नॉर्मल भी मिक्स होके आता है, और वो कैसा आता है वो आपको आने वाले लेक्चर्स में पता चल जाएगा, सही है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप मेरे बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ। अगर ये भी तेज लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बता देगा। अच्छा, हमने क्या पढ़ा कि ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये वाला, और इसको क्या कहते हैं, ये इसका वेरिएबल क्या क्या कहते हैं, इसको डिनोट करने का तरीका होता है, और जहाँ एक्स जो है वो एक डिस्क्रीट, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू एक्सेप्ट करता है। अच्छा, ज्योमेट्री का आपका क्या कहते हैं, सिर्फ एस में आएगा। पॉइजन जो है वो सिर्फ ए टू का है, बाइनोमियल ए टू एंड एस का है, और ये आपकी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट मतलब होल नंबर वाली, ठीक है। और यहाँ जो सिर्फ आपके सिलेबस में नॉन डिस्क्रीट या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक है, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये दोनों में आती है मिक्स होके, सही है। ये मतलब ए टू में भी इसके अलावा और भी टॉपिक्स में आती है, सिर्फ इसमें नहीं आती। और बल्कि जो आखिरी के एक दो टॉपिक्स हैं उसमें तो नॉर्मल ही भरी पड़ी है, सही है। तो नॉर्मल आपकी पक्की हो एएस में भी और ए टू में भी। अच्छा भाई, अब ये जो है, ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। जैसे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते आ रहे हैं ना, ये वैसी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है। अच्छा, इसकी डेरिवेशन हमारी सिलेबस में नहीं, काफी कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, मुझे भी समझ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो इसकी डेरिवेशन नहीं है, मगर ये इसका फॉर्मूला याद, मतलब ये एग्जामिनर ने MF19 में भी दिया होगा, और ये आप इतने सवाल करेंगे तो आपको इवेंचुअली याद हो ही जाएगा। तो ये ऐसी फॉर्मूला भाई, जैसे आपके एक बाइनोमियल का भी फॉर्मूला होता था, कि ये इस तरह का कुछ होता था, NCR और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज टू दी वेरिएबल, मतलब जो भी आप जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, और फिर उसको N-R कर दे, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो, या जैसे हम नॉर्मल में करते थे कि म्यू एक्स माइनस म्यू, मतलब वही जो भी हम ढूंढ रहे हैं उसको डिवाइड बाय करा दिया SD से, सही है। यहाँ एक्स जो था वो कंटिन्यूटी करेक्शन होके आता था, सही है, ये सब हमें पता है। तो इसी तरह एक पॉइजन का भी क्या कहते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ ई जो है ना, ये वाला, ये ई जो है वो LN E वाला ई है, ठीक है। तो LN E वाला जो ई है यहाँ, मतलब कैलकुलेटर में कैसा आएगा कि जब आप शिफ्ट प्लस LN
दबाएंगे ना तो आपका एक ई आएगा इस तरह की बॉक्स की शक्ल में, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक इटैलिक ई बना होगा और एक ऊपर बॉक्स गिवन होगा। तो उस बॉक्स में बेसिकली जाएगी ये पावर, ये नेगेटिव लैम्डा जो है यहाँ आपका, लैम्डा रिकॉल करें मीन होता है। ठीक है, तो बॉक्स में आपका नेगेटिव और लैम्डा जाएगा, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा लैम्डा से, और लैम्डा की फिर पावर बन जाएगी जो भी ढूंढने वाली वैल्यू है, जो भी ढूंढने वाली प्रोबेबिलिटी, जो जिस वैल्यू की या वेरिएबल की हमें क्वांटिटी की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। और फिर ये पूरी चीज डिवाइड हो जाती है एक्स फैक्टोरियल से। ठीक है, एक्स फैक्टोरियल मतलब एक्स फैक्टोरियल आता ही होगा क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में करते आ रहे हैं, तो एक्स फैक्टोरियल का अंदाजा ही होगा। सही है। अच्छा, वैसे जिनको नहीं पता तो वो शिफ्ट प्लस मेरे ख्याल में कैल का बटन होता है या इक्वल्स टू का बटन होता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, उसी के ऊपर एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद कर लें, ई जो है ये एल एन ई वाला ही है। सही है, एल एन वाला ही है, ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। अच्छा भैया, हमने सीख लिया। आए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लें। भाई कह लें ये एक डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसका एवरेज आया 1.2। सही है, एक सेकंड में 1.2 कार्स हो जाती हैं, एक एवरेज निकाला हमने। अब हमने ये प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि उसी सेकंड में दो कार्स गुजरने की क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मसला अच्छा यहाँ ये नहीं समझेगा कि मतलब कि ये तो मतलब ये 1.2 गिवन है और ये क्या हो रहा है ये। तो 1.2 जो है वो बेसिकली एवरेज है। सही है, मतलब आप टू कार्स की भी निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने को, तो आप थ्री की भी निकाल सकते हैं। एक सेकंड में तीन गाड़ियां मतलब कि क्या गुजरने की क्या प्रॉब्लम। ये जो 1.2 है ये तो एवरेज है ना, कि भाई एक सेकंड में 1.2 कार्स गुजर रही है। गुजरने को तो एक सेकंड में तीन भी गुजर रही हो, कोई कुछ भी नहीं गुजर रही होगी, एक गुजर रही होगी, दो, पांच, 10। सही है, यू गेट द आइडिया। तो यहाँ जो है हम बेसिकली देख रहे हैं दो कार्स गुजरने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अच्छा, पहले एक मतलब कॉमन सेंस अगर है तो मतलब अंदाजा आप लोग लगा लेंगे कि भाई वन जब एवरेज 1.2 है तो टू कार्स गुजरने की जाहिर है प्रोबेबिलिटी कम होगी एज कम्पेयर टू अगर हम वन कार की निकालें। वन कार की प्रोबेबिलिटी जाहिर है सबसे ज्यादा आएगी क्योंकि 1.2 एवरेज है। सही है, तो वन कार मिनिमम वन कार मतलब वन कार तो गुजरेगी ना, 0.2 नहीं गुजरी, एक तो गुजरी, 0.2 तो गुजर भी नहीं सकती। अगर एक गुजरेगी तो उसकी सबसे हाईएस्ट प्रॉबिलिटी। अच्छा, टू की, टू, थ्री, फोर की गिरने लगेगी क्योंकि एवरेज 1.2 और फिर आप उससे दूर हो गए। सही है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली मैंने फॉर्मूला प्लग इन किया। ये मैंने रेड में जो है ये फॉर्मूला है। सही है, मैंने बाद में लिख दिया गलती से। और बाकी ये जो पर्पल में है, ये जो पर्पल सर्किल है, ये मैंने बेसिकली प्लग इन किया। ठीक है, इसमें हम आए देख लेते हैं। भाई ई जो है वही शिफ्ट प्लस एल एन वाला ई, और फिर नेगेटिव 1.2 हमारा लैम्डा था। सही है, और उसको मल्टीप्लाई करा दिया 1.2 मतलब वही लैम्डा से, ये वाले लैम्डा से, और फिर इसकी पावर जो है ये वाली वैल्यू बनी, ये जो पर्पल में अंडरलाइन की, और फिर इसको डिवाइड करा दिया एक्स फैक्टोरियल से, जो कि यहाँ होता है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.2169, जो कि आपने 3 DP में देनी होती है S2 में। सही, मैथ में पूरे में 3 DP या 3SF। ठीक है, ये सिर्फ आपने 3 DP 3SF में देनी है क्योंकि एग्जामिनर ने लिखा हुआ है। मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर आप ओवर एफिशिएंट हुए या आपने कम लिखी। सही है। अब इसी तरह हम निकाल रहे हैं लेस देन 4 की। आइए हम निकाल लें कि एक सेकंड में लेस देन 4 गुजरने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो लेस देन 4, अच्छा ये थोड़ी ना ज्योमेट्रिक वाली कहानी है, जैसा हमने पढ़ा था ना ज्योमेट्रिक में तो एक इन्फिनिट तक कहानी जारी होती है ना, तो ये उसी टाइप की है। तो यहाँ जो है साइन जो है ना, एक बात याद रखिएगा, जो साइन है ये आपका जरूरी नहीं है कांस्टेंट है। सही है, ये साइन चेंज हो सकता है। साइन जो है आपका ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, साइन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो साइन की कोई पाबंदी नहीं है।
हाँ बस ये पाबंदी है कि भाई ये जो आप प्रोबेबिलिटी जिस वैल्यू की निकाल रहे हैं वो होल नंबर है बस। बाकी साइन आगे पीछे हो सकता है, साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन हो सकता है। अच्छा तो लेस देन 4 लिखने का एक और तरीका क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 लिख दें, सही है। तो वही बात होगी ना, 4 से कम, तो 4 से कम 3 भी आता है, 2 भी, 1 या 0। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, वही जैसे हम बाइनोमियल में करते थे कि वो लेस देन इक्वल टू 2 बोलता था तो हम ऐड कर रहे होते थे, सही है। वही हम कर रहे हैं यहाँ भी, यहाँ हम ऐड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, वही ई लिया, एल एन ई वाला, और फिर उसका एवरेज 1.2 रखा, और फिर मल्टीप्लाई किया 1.2, और फिर 0 आ गया, पहला इवेंट तो 0 होगा ना, तो डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल कर दिया। अच्छा 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, सही है। फिर हमने ऐड किया, फिर वही लगाया, फिर चलते गए, फिर हमने क्या कहते हैं 1.2 की पावर इज 1 कर दी, और फिर ये आपकी सेकंड टर्म हो गया। अच्छा मतलब ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है, सही है। फिर आप अपनी तीसरी टर्म पे गए, फिर आपने वही किया, लिखा पूरा, सही है। क्यों आप करते करते 3 पे आ गए। अब आपने एक बात नोटिस की कि भाई ये तो बहुत ही कोई लंबी है, सही है। तो इस लंबी को शॉर्ट करने के लिए जो थोड़े जीनियस हो गए उन लोग ने रियलाइज कर लिया कि भाई आप यहाँ कॉमन निकाल लो, कॉमन से काम चल जाएगा, सही है। तो यहाँ आपका कॉमन से काम चलिए, आपने क्या किया, देखा कि भाई ई जो है, ये वाली जो टर्म है ये तो कॉमन है, सही है, ये तो चेंज कभी नहीं हुई। ये मैं ऑरेंज में कर दूँ, एक मिनट, अपने कहाँ गए, ऑरेंज ऊपर है, ये रहा भैया ऑरेंज। ये जो टर्म है, ये वाली, ये आपकी कांस्टेंट है, सही है। तो ये जो है आप इसको बाहर निकाल लो यहाँ, सही है। यहाँ आपने बाहर निकाल के रख दी, और ये आप फिर क्या कर रहे हो, फिर आपने ये जो चीजें, सही है। अच्छा एक और बात है, ये जो चीज थी ना, ये 1.2 वाली, ये हमें, ये जो फर्स्ट टर्म की होगी ना, ये हर वक्त 1 होगी, सही है। आप 3 0 भी, इंफिनिटी 0, और मतलब इंफिनिटी 0 भी कर दो, और यहाँ नीचे 0 फैक्टोरियल होगा ना क्योंकि पहली टर्म है, तो तब भी 1 होना है, सही है। तो ये भी चीज कांस्टेंट है एक तरीके से। अच्छा फिर हमने प्लस किया, फिर हमने देखा कि ये जो दूसरी टर्म होती है ना, इस यहाँ जो मतलब कॉमन के बाद जो चीज आ रही होती है वो बेसिकली एवरेज आ रहा हो, आपका लैम्डा आ रहा हो, यहाँ आपका लैम्डा, और फिर उसके बाद आप लैम्डा स्क्वायर करें, ठीक है, और फिर वही 2 फैक्टोरियल कर दें, और फिर प्लस करके एक और 1, फिर लैम्डा क्यूब कर दें, और फिर 3 फैक्टोरियल कर दें। तो यहाँ जो चीज थी नोटिस करने वाली कि यहाँ फर्स्ट टर्म हर टाइम 1 होगी, और जो आपकी दूसरी टर्म होगी ना वो आपकी लैम्डा होगी। तो जैसे मसलन अगर ये 3 हो जाएगी, ये 1 वैसे का वैसे ही है, मतलब अगर हम 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट करने वाली कहानी बता रहे हैं। तो ये जो है जैसे -3 हमने कहा किसी चीज का एवरेज था, तो उसकी फर्स्ट टर्म 1 है, 1 ही रह गए, मगर ये जो दूसरी टर्म है ये 3 हो जाएगी, यहाँ लैम्डा आ जाएगा। तो ये 4 कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी चेंज होता रहेगा, मतलब यहाँ भी 5 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 क्यूब हो जाएगा। तो बस ये इतनी सी बात है, ठीक है। ये आपका नीट कर देती है एक्सप्रेशन, और फिर आपको मतलब थोड़ा और क्लियरली समझ आ जाएगा, सही, और शॉर्ट तरीका है लिखने का। अच्छा वैसे एग्जामिनर कभी इतनी ज्यादा देगा नहीं, मतलब ये जैसे ये जो लेस देन 4 लिखा है, लेस देन 5 दे देगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं देगा क्योंकि फिर वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो ये आपका एक शॉर्टकट कह लें, या एक नीट वे ऑफ राइटिंग दिस, कह लें, ऑफ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन, सही है, ये इसका नीट वे। और जनरलाइज फॉर्म जो है वो आपकी ये हो गई कि भाई ये आपका लैम्डा जो है, यहाँ था लैम्डा, ये आपने प्लस किया, और ये यहाँ आपका दूसरा लैम्डा, दूसरी टर्म लैम्डा हो गई, और फिर ये लैम्डा स्क्वायर, और फिर 2 फैक्टोरियल, और फिर ये चलता रहेगा लैम्डा टू दी पावर एन, कोई भी आर्बिट्री पावर वहां तक चलता रहेगा, सही है। अच्छा ये जरा इग्नोर कर लें, ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, कंडीशंस देखनी है, और कंडीशंस देखने के बाद सवाल सॉल्व करने हैं।
ठीक है। अच्छा, ये भी जरा वही बाइनोमियल वाला केस है। ये मैंने साइड में जो व्हाइट कलर में नजर आ रहा है, राइट हैंड साइड पे जो स्क्रीन, यहाँ से मैं एक सवाल उठा के करवा दूँ। अच्छा, पहले ये हम क्वेश्चन वन देख लेते हैं। ये नीचे रेफरेंस दिया हुआ है, सबसे बॉटम राइट कॉर्नर पे। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है भाई, एक 4 आवर का इंटरवल था, उसमें सर्वे किया गया तो पता चला कि एवरेज रेट जो था पेशेंट विजिट्स का, वो था 6 हर घंटे में। उस 4 आवर्स में जो पर आवर पेशेंट्स आ रहे थे वो 6 थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एवरेज था, मतलब लैम्डा, एवरेज मतलब लैम्डा ना, तो इसका मतलब है, और आप हैं भी A2 में, तो पॉइजन की बात हो रही होगी, सही, और कोई डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ नहीं है, और उसने बोल भी दिया भाई एवरेज है, तो एवरेज से आपका सीधा क्लिक होना है क्या, पॉइजन, और आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस भी है ही नहीं सिलेबस में, और इससे ज्यादा और कंफ्यूजन की यहाँ मतलब कोई तुक नहीं बनती। तो ये जो है आपका, आपने पहले अपना सवाल पढ़ के एक वो बना लिया कि भाई ये पॉइजन है और कोई और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि उसने एवरेज भी बोल दिया है और वो सारी इंफॉर्मेशन उसने दे दी है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पार्ट वन पढ़ रहा हूँ, कि दैट ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ 1 आवर बिटवीन 7 PM एंड 11, तो कह रहा है इन 4 घंटों में जो कोई सा भी एक आवर है, उसने हमें क्या बताया, उसने कहा उन 4 घंटों में एक आवर में जो पेशेंट विजिट्स हैं वो 6। अब वो कह रहा है भाई, उसी किसी रैंडम रैंडम एक आवर कह रहा है, सही, किसी एक रैंडम एक आवर में ये बताओ कि 5 बंदा है, सही, ये तो एवरेज है ना, कि एवरेज 6 बंदे का, ये थोड़ी है कि 6 बंदे आए, सिर्फ 6 ही बंदे हैं, ये तो एक एवरेज है। आने को तो मतलब जैसे 7 से 8 जो है 10 बंदे आए होंगे, और फिर 8 से 9 जो है वो 2 बंदे आए होंगे, या कोई आया ही नहीं हो। तो ये जो हमने 4 घंटे में ऐड किया तो पता चला कि 6 बंदे हैं, सही है। ये एक एवरेज आ गया। अब वो कह रहा है कि 5 पीपल आने की इस एवरेज के हिसाब से क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैंने साइंस की आपको कहानी बता दी थी, पर फिर भी मैं बता देता हूँ भाई। यहाँ वो कह रहा है कि, अच्छा, ये जो कहेगा, जैसे कहेगा एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली का मतलब आपने क्या लेना है, इक्वल्स टू, ठीक है। अगर ये कहता है कि एट मोस्ट 5 पीपल, तो मतलब लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, एट मोस्ट, सही है, या एट लीस्ट 5, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये होता है। यहाँ उसने बोले एग्जैक्टली 5 पीपल, तो इसलिए हम इक्वल्स टू 5 कर देंगे, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन हो, एट लीस्ट हो, या एट मोस्ट हो, या मोर देन, कह रहा है एग्जैक्टली। तो आप क्या करेंगे, आपने अपना वो ऊपर से फॉर्मूला उठाया, ठीक है, ये रेड में लिखा हुआ है, ये रहा, सर, जो ग्रीन बॉक्स में स्क्वायर कर दिए, ग्रीन बॉक्स में आ गया, ये आपने फौरन साइड में लिखा, या इसको देख लिया, या याद ही हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्लग इन कर दो। ये मगर ये स्टेप में दिखाना है। तो आपने फौरन देखा फॉर्मूले को, और आपने बस वैल्यूज डालना शुरू कर दी। तो आपने पहले ln e वाला e यूज किया, और फिर माइनस का साइन लगाया, और फिर 6 लिखा, और फिर 6 की रेस पावर कर दी 5, और फिर 5 फैक्टोरियल लिखा, और फिर आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सवाल, एक पार्ट, एक 2 मार्क का सवाल। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारे पास है पार्ट टू। पार्ट टू क्या कह रहा है, आइए ऊपर देखते हैं। भाई एक कह रहा है अ पेशेंट अराइव्स एट एग्जैक्टली 10:15, और फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन मोर पेशेंट अराइव्स बिफोर 10:35 PM। तो ये अब हमें ना यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा कि उसने कहा कि 6 पीपल का एवरेज है पर आवर, 6 पेशेंट्स आ रहे हैं, मगर यहाँ जो, अच्छा, यहाँ कांस्टेंट एवरेज है ना, तो अगर कोई चीज कांस्टेंट बढ़ रही है, हमने क्या एज्यूम किया कि कांस्टेंट एवरेज है, तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो हम उसमें यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, सही है, रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि चीज कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, सही है, कोई एक्सपोनेंशियल चेंज नहीं है, एक लीनियर चेंज आ रहा है कांस्टेंट। तो यहाँ जो है हम रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं, और करेंगे, आगे भी सवालों में देखेंगे। तो यहाँ जो है वो कह रहा है कि 10:15 से 10:35 का
दरमियान की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक पेशेंट से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा पेशेंट है। अच्छा, पहले तो हमने इस इन 20 मिनट्स की प्रोबेबिलिटी वो एवरेज निकालना है। तो पहले तो हमने कहा कि भाई 6 हैं 60 मिनट्स में, तो एक्स होंगे 20 मिनट्स में। सही है। तो हमारे पास क्या आया, 2। हर 20 मिनट में 2 बंदा आ रहा है। सही है। तो जाहिर है हर घंटे में 6 बंदा आ रहा है। अब वो कह रहा है कि एटलीस्ट वन मोर पेशेंट। A patient arrives at exactly 10:15 p.m. Find the probability that at least one more, मतलब एक एक या उससे ज्यादा एक बंदा है। सही है। तो अच्छा, एक से ज्यादा बंदा मतलब एक से मतलब इन्फिनिट, जैसे जाहिर है इन्फिनिटी तो नहीं होगा, मगर भाई 20 मिनट में क्या कह सकते हैं, 50 बंदा भी आ सकता है, 20 बंदा भी आ सकता है। सही है। इन्फिनिटी बंदा भी आ सकता है। तो इसलिए हम कभी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब हम वो वाली असेंडिंग साइड कभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम उसकी रिवर्स साइड देखेंगे। अच्छा, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। सही है। तो इस वजह से हम जो है मतलब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है ना। तो ना कि हम प्रोबेबिलिटी निकालें उस असेंडिंग साइड की, हम डिसेंडिंग साइड की 1 से माइनस करा दें, तो वही बात हो जाएगी। सही है। हम जो अगर अगर हम नॉर्मल करते तो हमें ये इन्फिनिटी तक अकाउंट फॉर करना, ये तो हो नहीं सकता। सही मतलब जाहिर है ये प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है, मगर मैथ की दुनिया में ये इन्फिनिटी तक बात जाएगी ना। तो इसलिए हम इसकी रिवर्स वर्किंग करेंगे, हम 1 माइनस करेंगे, जैसे हम बाइनोमियल करते थे कि भाई अगर आपके पास, अच्छा वहां चले, एक प्रैक्टिकल चीज होती है, जैसे वो कह रहा है कि भाई आपके पास 20 चीजें हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकाल। अब आप 2 से लेके 20 तक तो नहीं चलेंगे ना। आपने क्या किया, आप क्या करते थे, आपने सीधा 1 माइनस कराई और प्रोबेबिलिटी निकाल ली लेस देन 2 की। सही है। तो यही सीन यहाँ भी है, या जैसा हम ज्योमेट्रिक में करते थे, तो बस वही सेम डिट्टो सीन डिट्टो चीज है। ठीक है। तो ये आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकाला और फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दी दूसरी साइड जो कि लेस देन 1। अब आपने लेस देन वन से छोटा क्या हुआ, 0। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स 0। सही है। जो कि हमने क्या पढ़ा था, मतलब जो e टू दी लैम्डा होता है वही आपकी फर्स्ट टर्म होती है। सही है। यही आपकी फर्स्ट टर्म है, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यही आपकी फर्स्ट टर्म हो जाती है। ठीक है। तो जिसका मतलब है कि मैं सीधा लिख दूं 1 माइनस, और जो भी एवरेज हमने निकाला, और उसको टू दी पावर में, हमने पावर में उसका नेगेटिव लैम्डा लगा दी। तो जिसके बाद हमारे पास आया कि भाई ग्रेटर देन 1, भाई एवरेज ही 2 का निकाला था ना, तो ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी तो जाहिर है ज्यादा होगी। अच्छा, ज्यादा होगी मगर 99 कभी नहीं होगी, क्योंकि जरूरी नहीं आए, आने को कोई भी नहीं आ सकता, मगर चांस ज्यादा है। ठीक है। चांस ज्यादा है, मगर वो पक्का नहीं है कि आए या ना आए। ठीक है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.865, ये देख लें मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस में। अच्छा भाई, अब ये जो थर्ड पार्ट है ये हम अभी छोड़ देते हैं। ये क्या कहते हैं, अभी अगले लेक्चर में ये थोड़े से पॉइजन के सवाल और डिस्कस कर लूंगा, फिर उसको मैं क्या कहते हैं अगली वीडियोस में, लेक्चर में उसको बना के डाल दूंगा। तो बस ये था आपका, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान टॉपिक होता है ये पहला वाला। सही है। और ये मेरी टाइम लिमिट भी खत्म हो रही है, तो इसलिए मैं खत्म करना चाह रहा हूँ जल्द से जल्द। तो आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। सही है। वैसे तो मैंने पढ़ाया हुआ है अपने जूनियर्स वगैरह को, मगर वो जाहिर है कि वो फेस टू फेस इंटरेक्शन वगैरह एक अलग बात होती है, और ये इस तरह टैबलेट पे पढ़ाना एक अलग ही सीन होता है। तो इसलिए अ, अगर कुछ कमी पेशी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। और ये क्या कहते हैं, मैं नोट्स ये डाल दूंगा। सही है। ये सारी जो ऊपर लिखी हुई है इसको साफ सुथरा करके अपलोड कर दूंगा, और ड्राइव का लिंक डाल दूंगा। और ये जो राइट हैंड साइड पे जो आपको ये एक पास पेपर्स की एक झलक नजर आ रही है, ये भी क्या कहते हैं मैं डाल दूंगा।
तो दैट्स इट फॉर टुडे। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। और जो भी हो, आप ज़रूर कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।